हाय फ्रेंड्स, खगोल विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अपने चंद्रमा के बारे में। अपने पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा, उसके बारे में। चंद्रमा से संबंधित जो समुद्रों में क्रिया होती है, लहरें उठती हैं, यानी ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लू मून और सुपर मून क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ चंद्र मिशन हैं उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। यानी जो साइंस चंद्रमा की सतह और उसका आंतरिक भाग का जो अध्ययन करता है उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। हमें सिर्फ चंद्रमा का प्रकाशित भाग ही दिखाई देता है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसके पीछे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है और उसमें क्या है, उसी को शांति सागर कहते हैं। और यह पिछला भाग है जिसमें अंधेरा होता है सिर्फ, और यह हमें दिखाई नहीं देता। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशालतम उपग्रह है। मतलब जो चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा उपग्रह है हमारी पृथ्वी का, ये सौरमंडल का 5वां सबसे विशालतम उपग्रह है। नेक्स्ट बात करते हैं। यह खुद के प्रकाश से नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये बात को आपको पता होगी कि ये चंद्रमा में अपना अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। आगे बात करते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। 3,84,403 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। मतलब चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पृथ्वी पर 6 किलो के हैं तो आपका भार वहाँ पर 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। चंद्रमा की जो इसकी पृथ्वी की परिक्रमा करने की जो गति है वो, और इसके अपने अक्ष पर जो घूमने की गति है, वो दोनों सेम है। मतलब जितने समय में ये पृथ्वी की एक परिक्रमा करती है उतने ही समय में अपने अक्ष पर एक बार घूमता भी है। तो इसलिए ये क्या है, इसकी जो प्रकाशीय भाग है, चंद्रमा का जो प्रकाशीय भाग है वो पृथ्वी की कक्षा में लॉक हो चुका है, जिसे टाइडल लॉकिंग बोलते हैं। तो इसीलिए क्या है, इसका चंद्रमा का हमें सिर्फ प्रकाशित भाग ही दिखाई देता है, इसका पीछे का हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि इसकी जो परिक्रमा गति है और जो इसकी घूर्णन गति है दोनों सेम है। मतलब 27 दिन और 8 घंटे में ये पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है और उतने ही समय में अपने अक्ष पर एक बार घूमता भी है। तो इसी कारण से क्या है, ये पृथ्वी की कक्षा में टाइडल लॉक हो चुका है। तो इसीलिए हमें प्रकाशित भाग ही दिखाई देता है और पीछे का हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% ही भाग दिखाई देता है। बाकी 43% भाग हम पृथ्वी से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी की कक्षा में लॉक हो चुका है, टाइडल लॉक प्रक्रिया द्वारा लॉक हो चुका है। आगे बात करते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम यानी 35,000 फीट, जिसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10,668 मीटर होगा, वो पर्वत इसी पर स्थित है। चंद्रमा का यानी सबसे उच्चतम पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत लीबनिट्ज पर्वत, वो कहाँ पर स्थित है? इसी चंद्रमा पर। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 10,668 मीटर। आप याद कर सकते हैं, 10,668 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें चंद्रमा के व्यास की, तो चंद्रमा का व्यास है 3,480 किलोमीटर। यानी इसका व्यास 3,480 किलोमीटर है। और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। आगे देखते हैं। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। यानी इसमें से सबसे ज़्यादा शक्ति किसी होती है? सूर्य की। यानी सूर्य की 11 और चंद्रमा की 5। तो ये ज्वार उठने की प्रक्रिया क्या है, ज्वार कैसे उठता है, ज्वार क्या है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद दोबारा हम आते हैं अपने टॉपिक चंद्रमा पर। तो चलिए देखते हैं ज्वार भाटा क्या है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। मतलब क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागर का जल एक बार उठता है, एक बार नीचे गिरता है। उठता है तो आगे आता है और गिरता है तो पीछे की ओर यानी सागर की ओर लौटता है।
तो जो जल आगे आता है उठकर उसे हम ज्वार बोलते हैं, और जो जल पीछे मतलब गिरकर लौटता है समुद्र की ओर वापस लौटता है उसी को भाटा बोलते हैं। तो ये ज्वार भाटा जो हैं, ये ज्वार भाटा की प्रक्रिया है। इसे ज्वार भाटा को इस प्रकार परिभाषित करेंगे। और ज्वार भाटा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः तो पर 2 प्रकार के होते हैं ज्वार भाटा, लेकिन वैसे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है उच्च ज्वार या बृहत ज्वार, उच्च ज्वार या बृहत ज्वार। दूसरा है हमारा लघु ज्वार या निम्न ज्वार, और तीसरा है हमारा सामान्य ज्वार। तो उच्च ज्वार है यानी जिसे बृहद ज्वार कहते हैं, ये हमारा पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। निम्न ज्वार है यह हमारा सप्तमी और अष्टमी को आता है, और सामान्य ज्वार एक सामान्य दिन में आता है। तो चलिए देखते हैं उच्च ज्वार बृहद यानी जिसे बृहद ज्वार कहते हैं, निम्न ज्वार और सामान्य ज्वार क्या है। तो उच्च ज्वार या बृहद ज्वार जिसे बोलते हैं, तो आइए उसे देखते हैं। तो ऐसा केवल तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ऐसा केवल तभी होता है, और तीनों सीधी रेखा में सिर्फ अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही होते हैं, यानी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तभी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये घटना यानी बृहद ज्वार की घटना केवल पूर्णिमा या अमावस्या को होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य का आकर्षण और चंद्रमा का आकर्षण दोनों आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य अपनी ओर खींचता है और चंद्रमा अपनी ओर खींचता है। तो सागर मतलब जो पृथ्वी पर सागरीय जो जल है वो काफ़ी अधिक ऊंचाई तक उठता है सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। तो इसमें दोनों ओर से खिंचाव हो रहा है, दोनों तरफ से मतलब खिंचाव हो रहा है। तो इसमें काफ़ी लहरी वो जो हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची उठती हैं, तो इसी को बृहद ज्वार बोलते हैं। इसकी एक और स्थिति बनती है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे पहले सूर्य है, उसके बाद बीच में पृथ्वी है, उसके बाद चंद्रमा है। तो ये इस स्थिति में भी मतलब उच्च ज्वार उठते हैं यानी बृहद ज्वार उठते हैं। और एक स्थिति और है इसकी, चलिए वो भी देखते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण एक तरफ है, यानी दोनों पृथ्वी से मतलब क्या है, पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो पृथ्वी तो मतलब भारी है, वो तो नहीं उठ सकती है, लेकिन पृथ्वी पर जो जल है, महासागरीय जो जल है, वो काफ़ी अधिक ऊंचाई तक उठता है। तो इसी को बृहद ज्वार बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब आइए देखते हैं निम्न ज्वार किसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं निम्न ज्वार। निम्न ज्वार क्या होता है, तो यह केवल तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोण पर होते हैं। समकोण मतलब हो गया कि तीनों 90 डिग्री पर होते हैं, तभी होता है। और यह क्रिया केवल सप्तमी या अष्टमी को होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य अपनी ओर पृथ्वी को खींचता है और चंद्रमा अपनी ओर खींचता है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे चंद्रमा अपनी ओर खींचता है और सूर्य अपनी ओर खींचता है। तो इसमें जल ना अधिक सूर्य की ओर उठ पा रहा है और ना ही अधिक चंद्रमा की ओर उठ पा रहा है। तो इसमें जो है निम्न ज्वार की स्थिति बनती है, मतलब जल अधिक नहीं उठ पाता, बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं उठ पाता, तो इसलिए यह इससे निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। तो चलिए अब देखते हैं सामान्य ज्वार क्या होता है। सामान्य ज्वार, तो उसके बारे में देखते हैं। सामान्य ज्वार, तो सामान्य ज्वार एक सामान्य दिन को होता है, मतलब ना सप्तमी को होता है, ना अष्टमी को होता है, ना ही अमावस्या पूर्णिमा को होता है। ये एक सामान्य दिन को होता है। तो इसमें एक सामान्य दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। तो इसकी क्रिया कैसे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हिस्सा, ये हमारा ज्वार है। यहाँ पर लहरें अधिक ऊंचाई तक उठी हैं, इस साइड भी इस साइड भी, ये हमारा ज्वार है। और यहाँ पर लहरें गिरकर पीछे जा रही हैं, यानी गिरी हुई हैं यहाँ पर दोनों साइड। तो ये हमारा भाटा है। तो आपको ज्वार भाटा मतलब इसकी क्रियाविधि कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक ज्वार से एक भाटा बनने का समय है, एक ज्वार से एक भाटा बनने का समय 6 घंटा 13 मिनट, और फिर से एक भाटा से एक ज्वार बनने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है, और फिर से एक ज्वार से एक भाटा बनने में 6 घंटा 13 मिनट, और इसी प्रकार एक भाटा से एक ज्वार बनने में फिर से 6 घंटा 13 मिनट। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि एक ज्वार से एक भाटा बनने में 6 घंटा 13 मिनट लगता है। तो इस प्रकार एक ज्वार से एक ज्वार बनने में कितना समय लगेगा, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 12 घंटे 26 मिनट। इसी प्रकार एक भाटा से दूसरा भाटा बनने में कितना समय लगेगा, तो इसमें भी 6 घंटे और 6 घंटे इधर और 13 मिनट इधर, यानी टोटल 12 घंटे 26 मिनट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये था हमारा ज्वार भाटा। अब हम फिर से वापस आते हैं अपने चंद्रमा वाले टॉपिक पे। हम पढ़ रहे थे चंद्रमा, बीच में ज्वार भाटा आ गया तो मैंने सोचा आपको वो भी समझा दूँ। तो चलिए देखते हैं चंद्रमा के बारे में। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, अपोलो क्या है, एक यान जो चंद्रमा पर भेजा गया था, तो अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा वहाँ की मिट्टी जो मतलब चट्टानें लाई गई वहाँ, उससे पता चला है कि वो जो चंद्रमा है वो भी हमारा उतना पुराना है जितनी पुरानी हमारी पृथ्वी है, यानी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना चंद्रमा भी है। और इन चट्टानों में मतलब जो चंद्रमा की चट्टानें हैं इनमें टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये चीज़ पता चली है। अपोलो जो हमारा अंतरिक्ष यान गया था, अपोलो 11 जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गए थे और चंद्रमा पर पहुँचने वाले प्रथम मानव बने थे,
तो अपोलो से जो वहाँ से चट्टानें लाई गई उसका अध्ययन करने पर पता चला कि जितना पुराना हमारा पृथ्वी है उतनी ही पुरानी हमारी ये चंद्रमा भी है। तो चलिए आगे देखते हैं सुपर मून क्या होता है। तो सुपर मून की घटना, तो सुपर मून क्या होता है। सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। हमें पता है कि जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, तो जब वो एक चक्कर लगाते लगाते जब पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है तो उसी स्थिति को बोलते हैं सुपर मून, या फिर उसी को बोलते हैं पेरजी फुल मून। पेरजी फुल मून, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सुपर मून और पेरजी फुल मून दोनों एक ही है। तो इसमें क्या होता है, चांद हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ हमसे दूर होगी तो वो हमें कम मतलब छोटी दिखाई देगी और कम चमकीली दिखाई देगी, लेकिन जब वही हमारे पास आएगी तो हमें बड़ी दिखाई देगी और ज़्यादा चमकीली दिखाई देगी। तो ऐसा क्या तब होता है जब पृथ्वी के निकट चंद्रमा आता है, सबसे अधिक निकट आता है, तो तभी सुपर मून की स्थिति होती है। तो उसमें क्या होता है, हमें चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो ये हमारा सुपर मून है। आगे देखते हैं हम ब्लू मून क्या है। तो ब्लू मून जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ होती हैं, अगर किसी कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएँ होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसी को ब्लू मून कहा जाता है। तो ऐसा केवल 2-3 साल में होता है, मतलब हमेशा ये नहीं होता, ब्लू मून हर साल नहीं होता, ऐसा केवल 2-3 साल में एक बार होता है। तो जैसे इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो अगस्त 2012 में, यानी अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमाएँ थीं, एक 2 अगस्त को, एक 31 अगस्त को। जो 31 अगस्त वाली जो पूर्णिमा थी उसी को ब्लू मून कहा गया था। और जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह में ब्लू मून होते हैं तो इसी को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। मतलब जब किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक मतलब ब्लू मून के माह होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ब्लू मून ईयर कहा जाता है। और जो 2018 हमारा है वो ब्लू मून ईयर था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आशा करता हूँ आपको सुपर मून और ब्लू मून दोनों समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला सफल चंद्र मिशन लूना 2 था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पहला जो सफल चंद्र मिशन था वो लूना 2 था, और जिसे 12 सितंबर 1959 को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ के द्वारा लॉन्च किया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर पहला सफल मिशन की बात करें तो लूना 2 था, लेकिन अगर पहला सफल मानविक मिशन की बात करें तो वो अपोलो 11 था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था 16 जुलाई 1969 को, जिसमें कमांडर नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम मानव बने थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 था, यानी भारत का पहला चंद्र मिशन जो था वो चंद्रयान 1 था, लेकिन यह विश्व का 68वां चंद्रयान मिशन था, यानी चंद्र अभियान था। इससे पहले 67 अन्य देश थे जो चंद्र अभियान मतलब चंद्रमा के लिए अपना मिशन कर चुके थे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत ने अपने पहले चंद्रयान यानी जो चंद्रयान 1 था उसका प्रेक्षण कहाँ से किया, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के जरिए किया। ये क्या है, ये हमारा एक लॉन्च व्हीकल है, यानी जिसके द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसके द्वारा यान को लॉन्च किया जाता है। तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो भारत का पहला चंद्रयान 1 था ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के जरिए लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 हमारा। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान 1 अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया, जिसे मून इंस्पेक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेगा। तो ये चंद्रयान 1 से जुड़ी कुछ बातें थीं, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अभी आपको पता होगा अभी हाल ही में हमारा यहाँ चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो ये एक दुखद घटना थी, लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया और सल्यूट है मैं अपने देश के साइंटिस्ट पर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो हो सकता है इस वीडियो में कोई कमी हो गई हो, कोई गलती रही हो, मैंने आपको कुछ गलत बता दिया हो, तो आप कमेंट के जरिए हमसे शेयर कर सकते हैं कि हाँ आपने यहाँ पर गलत किया है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।